1857 के विद्रोह के कारण हम देख रहे थे। 1857 के विद्रोह के कारण क्या रहे? अचानक क्यों इतना तेज गति ले लिया? ये युद्ध का क्यों गति ले लिया? विद्रोह कैसे होते हैं और क्यों अंग्रेजों के खिलाफ हमने इतनी लड़ाइयां लड़ी? और तब भी हम आज भी उनके कहीं ना कहीं नियम से, आज भी हम उनके नियम से गुलाम हैं। जैसे देखते हैं, आज हम देखेंगे पूरी तरह से कि जैसे विद्रोह के कारण क्या क्या थे। देखते आइए देखते हैं विद्रोह। पहले ये देखेंगे विद्रोह है क्या। विद्रोह है क्या? विद्रोह क्या कहलाता है? जब किसी असंतुष्ट हो जाते, किसी जब कोई एक व्यवस्था होती है उससे असंतुष्ट लोग, जब सभी वर्ग के लोग आपस में मिलकर लड़ाइयां लड़ते हैं उस नियम के खिलाफ, तब उसको विद्रोह कहा जाता है। जैसे सभी वर्ग क्या कहलाएगा? इसमें सभी वर्ग क्या हो जाएंगे? किसान भी आएंगे, इसमें श्रमिक भी आएंगे, शासक भी आएंगे, जमींदार भी आएंगे, सैनिक भी आएंगे। जब ये सभी वर्ग, सभी शिल्पकार भी आएंगे, जब सभी लोग आपस में आके किसी व्यवस्था के खिलाफ जो उनके विरुद्ध होती है, उनके खिलाफ जब लड़ते हैं, आवाज उठाते हैं, तब उसको विद्रोह कहा जाता है। ठीक है, विद्रोह कहा जाता है। और ये विद्रोह असफल रहा। ये असफल के कारण ही मैं बताऊंगा क्यों रहा असफल। 1857 के विद्रोह, अब इनके कारण बहुत सारे कारण थे। इसके एक कारण ये नहीं, ये आप ना सोचे कि 1857 में एक साल के अंदर ही टोटल ये विद्रोह शुरू हो गया, ऐसा नहीं है। इसके बहुत सारे कारण थे। इसके कम 1600 ईस्वी जब से कंपनी आई, ब्रिटिश कंपनी हमारे भारत में जब से राज की है, तब से ये हमारा शोषण करते रही है। वही शोषण करते करते सभी कहीं राजाओं की भूमि छीन ले, कहीं जमींदारों को ज्यादा शुल्क लगाए, कहीं किसी को मारे, कहीं कुछ करे। इस तरीके से मतलब अत्याचार करते रहे ब्रिटिश कंपनी हमारे साथ, अंग्रेज अत्याचार करते रहे। ये जो अत्याचार जब सहन से ज्यादा हो गया, तब 1857 में सभी लोगों ने, हमारे भारत के सोचे, जो स्वतंत्रता सेनानी है, सभी लोगों ने सोचा, वहां के लोगों ने सोचा भारत के, कि अब इनको हमको खदेड़ भगाना है, यहाँ से मार भगाना है अब अंग्रेजों को। ये बहुत ज्यादा हमारे साथ अत्याचार कर लिए, अब हम स्वाधीन हो जाएंगे, स्वतंत्रता हमें चाहिए अब। तो देखते हैं कौन कौन से कारण थे। आर्थिक कारण था पहला। क्या था? आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में भू राजस्व लेते थे ये अंग्रेज जो थे। ये हमारे किसानों से, जमींदारों से, इनसे भू राजस्व लेते थे। यदि किसी के पास जमीन है तो उसकी जमीन हड़प लेते थे। ये हड़प लेते थे और उनसे इतना ज्यादा टैक्स लगा देते थे कि वो अपने बेचारे लागत भी नहीं वापस कर पाते थे। जैसे इसमें भू राजस्व 3 प्रकार थे: स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। ठीक है, ये 3 स्थायी बंदोबस्त बंगाल में लागू किया गया, दक्षिण भारत में लागू किया, और एक अहमदाबाद साइड, गुजरात यानी महाराष्ट्र साइड लागू किया गया था। ठीक है, और ये भू राजस्व के कारण किसानों एवं श्रमिकों की और जो वहां के छोटे व्यापारी थे उनको और कुटीर उद्योगों को सबको धक्का लगा, सबका पतन हुआ, इसलिए लोग असंतुष्ट थे। एक कारण तो ये रहा। और इसमें क्या था? एक सूरअस्त कानून था। सूरअस्त कानून क्या होता है? सूरअस्त कानून होता है, जैसे कि सूरअस्त कानून था, ऐसा नियम था कि यदि कोई टैक्स नहीं जमा करता, सूर्य डूबने के पहले पहले यदि कोई टैक्स नहीं जमा कर रहा है, तो उसकी जमीन को मतलब सरकार ले लेती थी। अब सरकार किनकी थी भैया उस टाइम पे? तो अंग्रेजों की थी। अंग्रेजों के कहने पे सब कुछ करना पड़ता था। अब आज इसी को देखते हैं, तो आज राज्य सरकार हमारी जो कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, किसानों को लोन देती है, किसानों को खाद बीज देती है, सब कुछ देती है, लेकिन ये क्या है? हमारी सरकार है, तो हम अपने लिए कुछ अच्छा सोचते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा शोषण किया। अब देखते हैं फिर उन्होंने क्या किया। सामाजिक सुधार भी किए। सामाजिक सुधार ऐसा नहीं कि अंग्रेजों ने बहुत सारा हमारे साथ गलत ही किया, अच्छा भी किया, लेकिन अच्छा के पीछे उसका कुछ हाथ रहा है अंग्रेजों का। उसमें अपना हित वो चाहते थे। क्या चाहते थे? जैसे सामाजिक सुधार आंदोलन में क्या किया? महिलाओं को शिक्षा दिया, सती प्रथा अंत किया, विधवा पुनर्विवाह किया, और मानव बलि पर रोक लगाया। जब इससे भी लोग असंतुष्ट हुए, हमारी भारतीय संस्कृति क्या कहती है कि जैसे कि हिंदू धर्म में ऐसा था कि जैसे महिलाओं को शिक्षा से दूर रखा गया, इनको महिलाओं को शिक्षा से दूर रखना चाहते थे। ये सोचते थे कि यदि एक महिलाएं हमारे बरोबर आ जाएंगी, हमारे हिंदू धर्म में मानता है थी कि यदि महिलाएं हमारे बरोबर आ जाएंगी तो ये हमारे अधिकार का हनन कर सकते हैं। ये एक था। और सती प्रथा क्या होता था? सती प्रथा ऐसा था, राजा राम मोहन राय ने इसका फिर आवाज बहुत तेजी से उठाए 1829 में, इसे समाप्त कर दिया गया।
फिर क्या है, जैसे सती प्रथा क्या था कि जब हिंदू धर्म में एक ऐसी व्यवस्था थी, जब पति खत्म हो जाता था तो पत्नी को जिंदा जलाया जाता था। अब उसकी इच्छा ना हो तब भी उसको जलाया जाता था। ऐसा क्यों किया गया? इन्होंने कहा कि हमारे धर्म में है, हमारे धर्म के साथ एक खिलवाड़ न करें अंग्रेज, हमारे धर्म में है तो इसको आप प्रतिबंध क्यों कर रहे हैं? हमारे धर्म में है तो हम इसको लागू करेंगे। और ऐसे विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह क्या था? जैसे विधवा पुनर्विवाह में क्या होता है, जैसे पत्नी और पति हैं, जब पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी कहीं नहीं जाती, उसका विवाह दोबारा नहीं होगा, उसका विवाह दोबारा ना होगा, वो वही ससुराल में रहेगी, वो वहीं रहेगी जब तक जीवन भर वो रहेगी, तो वहीं रहेगी जब तक उसका जीवन है, तब तक वो वहीं रहेगी। इससे भी लोग असंतुष्ट हुए, हमारे भारत के लोग असंतुष्ट हुए और जैसे मानव बलि पे उन्होंने रोक लगाया। जैसे खास तौर से गौड़ जनजाति में पहले क्या था कि मानव बलि चढ़ाई जाती थी, बच्चों को बलि चढ़ा दिया जाता था कि भगवान की पूर्ति करे, हे भगवान हमारे इतनी इच्छा पूरी कर दे तो हम इसको एक बालक को बलि चढ़ा देंगे। इन्होंने ये सब कानूनों को समाप्त किया अंग्रेजों ने। एक तरीके से देखा जाए तो सही है, ये समाप्त होना चाहिए। आज तो ये सभी कानूनों में प्रतिबंध लग गया, जो भी थे इसमें, जैसे सती प्रथा, इसमें सब कुछ ये बंद कर दिया गया है। एक तरीके से ये सही था, लेकिन जो हिंदू धर्म के खिलाफ था। ठीक है, अब जैसे एक धार्मिक धार्मिक कारण भी था, एक ईसाई सरकार द्वारा क्या था, जब कंपनी और सरकार द्वारा ऐसा मान्यता दे दिया गया कि जाइए ईसाई मिशनरियों को भेजा हमारे भारत में और ये धर्म का परिवर्तन करवाने लगा। अंग्रेजों ने क्या किया, धर्म को परिवर्तन करवाने लगे। यहाँ आए तो क्या किए कि ईसाई जो धर्म था उसको, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, ईसाई मिशनरी स्कूल सब कुछ खोलने लगी, ईसाई धर्म से शिक्षा देने लगी सब कुछ। इसमें एक ऐसा भी प्रावधान था कि हिंदू धर्म को नीचे दबाना और ईसाई को ऊपर उठाना, ये था। और दूसरी बात क्या है कि जैसे कोई, यदि सरकार ऐसा बोली थी कि यदि कोई ईसाई धर्म अपनाता है तो उसको हम भोजन पानी सब कुछ देंगे, थोड़ी अच्छी व्यवस्था देंगे, हिंदुओं से थोड़ा अच्छी व्यवस्था देंगे, हिंदू और मुस्लिम थे उनसे अच्छी व्यवस्था देंगे। ठीक है, और फिर क्या था, एक कारण सैनिक कारण भी था। क्या था, एक सैनिक कारण भी था। इन सभी कारणों से उत्पन्न यही फिर विद्रोह हुआ 1857 में। सैनिक कारण क्या था, जैसे पद में कटौती क्या था कि जैसे किसी एक राज्य में 100 सेना है तो उन 100 सेनाओं में ब्रिटिश 98 व्यक्ति होते थे और 2 व्यक्तियों को यहाँ के लोगों को रखा जाता था। वो भी 2 व्यक्तियों को किसको रखा जाता था, जो उनके हित में काम करते थे उनको रखा जाता था, सभी को नहीं रखा जाता। जैसे श्रमिक हो गए, मजदूर हो गए, इनको नहीं रखा जाता था, किसान हो गए, इनको नहीं रखा जाता था। अधिकांश स्तर किनको रखा जाता था, जैसे राजपूत हो गए, इनको रखा जाता था। ठीक है, राजपूत ब्राह्मण अधिकांश स्तर यही उस टाइम के सेना थे। जैसे सिंधिया हो गए, इनको सेना पे वो रखते थे, सिंधिया गोरखा, इनको आप नाम सुने होंगे। अब फिर प्रशासनिक इसमें ये तो है, फिर अपमान भी करते थे। हमारे इन जो नेताओं, जो सैनिक थे, इनको रख भी लेते थे तो इनके साथ अपमान व्यवहार करते थे, मतलब व्यवहार अच्छा नहीं करते थे, इनको गलत तरीके से अपमान करना, गाली भी दे देते थे, मारते भी थे। अलग तरीके से इनको ट्रेनिंग रखना, मतलब जो मुख्य ट्रेनिंग सेंटर है उसको अच्छी शिक्षा न देना, थोड़ा अलग तरीके से शिक्षा देना। और फिर क्या है कि कम वेतन, इनको कम वेतन भी दिया जाता था। जो हमारे भारतीय सैनिक थे इनको कम वेतन दिया जाता था, और जो ब्रिटिश के सैनिक थे काम वही करते थे सेम, लेकिन इन्होंने वेतन में भी भेद किया। वेतन हमारे सैनिकों को टोटल 7 रुपए प्रति माह देते थे, 7 रुपए प्रति माह। आप सोच लीजिए कितना होगा, 7, इतना भेदभाव कर रहे थे। फिर और एक कारण क्या था, प्रशासनिक कारण भी बन गया। एक विद्रोह का कारण एक प्रशासनिक कारण भी बन गया। क्या है, जैसे बाजीराव द्वितीय के पुत्र नाना साहब क्या थे कि ये वहां अपने यहाँ क्या कर रहे थे, राज कर रहे थे, अपने राज क्षेत्र में, कानपुर में ये राज कर रहे थे। तो वहीं फिर क्या किया कि इन्होंने इनको वहां से भगा दिया, दूर भगा दिया, बिठूर भेज दिया, और बिठूर में इनको बोला हम पेंशन देंगे। लॉर्ड डलहौजी ने 1852 में इन्होंने घोषणा की, लॉर्ड डलहौजी ने, कि हम 1800 तुमको हम पेंशन देंगे। लेकिन 1 साल बाद ही साला चुट्टा पलट गया। 1 साल बाद बोला कि अब हम इसको पेंशन न देंगे, बंद कर देंगे। तो नाना साहब की पेंशन भी बंद कर दिया,
तो इससे नाना साहब भी वो शासक वर्गों में भी आपस में वो होगा कि भैया हमको भी ऐसा करेगा एक दिन, इसी तरह घोषणा कर देगा कि हम पेंशन देंगे, फिर बाद में न देगा। और फिर जमींदारों के ऊपर भी फिर दोबारा बोझ लादा गया। फिर क्या है, गोद निषेध नीति 1800 1854 में 1854 में जो लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध नीति को समाप्त कर दिया। गोद निषेध नीति क्या है, इसको समझ जाइए। इसमें क्या था, इसमें यह था कि जैसे कि कोई राज्य है, कोई शासक है, उसके पास यदि पुत्र नहीं है, तो उसका वो किसी दूसरे बच्चे को अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकता। ये लॉर्ड डलहौजी ने किया था। पहले क्या था कि जैसे कि किसी राजा के पास यदि बच्चा ना हो तो वो किसी दूसरे का बच्चा लेके उत्तराधिकारी अपना घोषित कर लेता था और फिर वो लड़का राज करने लगता था। लेकिन ऐसा ये नियम बंद कर दिया, लॉर्ड डलहौजी ने नियम बंद कर दिया। बोले कि गोद निषेध नीति को बंद किया जाए और फिर इससे और शासक असंतुष्ट हुए, सब में मतलब क्रोध भरा, सब में गुस्सा आई। इसमें जैसे बहुत सारे राज्य थे, जैसे झांसी हो गया, कानपुर हो गया, नागपुर हो गया, ये भोसले हो गए, ये सब पहले छोटे छोटे आपस में राज्य थे, ठीक है। तो ये हुआ। अब तत्कालिक कारण क्या था, ऐसा इन सब ये जब इतने कारण हो गए, सब इनमें से असंतुष्ट हो गए सब, बिल्कुल बहुत सभी भारतीयों के ऊपर गुस्सा, क्रोध सब कुछ भरा था कि अब अंग्रेजों को अब कैसे निकाले हम, सभी तरीके से तो हार गए, उन्हीं के ऊपर शासन है, सब कुछ है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। जो बुद्धिजीवी वर्ग थे वो भी बेचारे चिंतित थे, और जो सैनिक वर्ग थे वो भी सब चिंतित थे। सभी एक दूसरे में, हिंदू मुस्लिम की सब, मतलब कि ये जो आज हिंदू मुस्लिम है ना, जितना आज हिंदू मुस्लिम होता है उतना पहले नहीं होता था। पहले सभी ने एक साथ आए और अंग्रेजों को मार के भगाने का काम किया। पहले क्या है, सभी एक साथ आए, फिर धीरे धीरे किसानों को जोड़ा, मजदूरों को जोड़ा, सब एक साथ आके उनको अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। फिर क्या तत्कालिक कारण क्या था, कैसे युद्ध शुरू हो गया, यहां तक तो सहते आए, लेकिन शुरू कैसे युद्ध हो गया, मुख्य कारण क्या रहा। मुख्य कारण क्या था कि तत्कालिक कारण क्या था, चर्बी वाले लगे कारतूस का अर्थ है, उसमें क्या था, गाय और सुअर का मांस था। क्या है, जैसे चर्बी वाले लगे कारतूस, मतलब समझिए, एक एक गोली होती थी, बंदूक की गोली होती थी। ये बंदूक की गोली को ढकने के लिए गाय की और सुअर का मांस मिलाया जाता था, ताकि इसको बंद कर देते थे, गाय और सुअर की चर्बी यानी मांस से बंद कर देते थे, इस गोली में जंग न लगे। और फिर जब कभी चलाया करते थे गोली, तो इसको मुंह से ऐसे निकालना पड़ता था, तो इसमें गाय और सुअर का मांस लगा है। और जब गाय तो हमारे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि गाय बहुत पवित्र है। यदि किसी के घर में खूंटा में भी गाय बंधी है, यदि उसकी मृत्यु हो गई तो उसको बहुत अशुभ माना जाता है, बताइए। और हमारी गाय बहुत, हिंदू धर्म में एक तरीके से बहुत श्रेष्ठ दर्जा दिया गया है। उसका यदि मृत्यु भी हो जाती है ना, तो उसको एक जैसे मानव की अर्थी ले जाई जाती है, उस तरीके से ले जाना चाहिए, ऐसे कहा गया है। और सुअर क्या है, तो मुसलमानों में बहुत प्रतिबंध है, सुअर की हत्या करना बहुत पाप माना गया है। तो हिंदू मुस्लिम में आपस में बिल्कुल बहुत क्रोधित हो गई, बोले कि अब तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, ये हमारे साथ कुछ भी खिलवाड़ किए तो किए, लेकिन हमारे धर्म के साथ कैसे कर सकते हैं। तो इन्होंने सभी वर्ग ने, किसान, श्रमिक, जमींदार, शासक, मजदूर, जितने भी थे, सैनिक, सभी लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी, ईसाई तो सारे बाहर के ही थे, वो जो अंग्रेज लेके आए थे वही थे, जितने भी बाकी धर्म समुदाय, सब मिल के आपस में इन्होंने एक गुट बनाया। अब बोला कि अब हम इसका युद्ध की घोषणा करते हैं। तो इसके युद्ध की घोषणा करने के लिए बहादुर शाह जफर को मुख्य नेता माना गया। बहादुर शाह जफर को मुख्य नेता माना गया। लेकिन पहले यहाँ क्या है, जैसे चर्बी वाले कारतूस तो यहाँ तक हो गया था। अब फिर क्या है कि एक बार क्या हुआ, मंगल पांडे बंगाल से थे। मंगल पांडे क्या थे, बंगाल में इनकी पोस्टिंग थी। अंग्रेजी शासकों के, मतलब कि सैनिक थे, अंग्रेजी सरकार के सैनिक थे, इनको भी चुना गया था। तो इनको क्या किया कि इन्होंने कहा कि साहब ये तो हम न करेंगे आपका काम, इसमें तो हमारे धर्म का
धर्म धर्म नष्ट हो जाएगा, इसमें गाय का मांस लगा है, मैं कैसे कर सकता हूँ। और उनका नाम था मंगल पांडे, एक पंडित होके और कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने उन्होंने विरोध जताया और तब भी वो नहीं माने। एक एक जो बंदूक होती ना, बंदूक से ऐसे जो उसका मतलब लकड़ी का लगा रहता है, ऐसे उसको मारे। मंगल पांडे जी को उन्होंने अंग्रेजों ने मारा। तो मंगल पांडे ने क्या किया, उस उतनी टाइम सह लिया। जस्ट 5 मिनट बाद उठ के जो उनके मुखिया था, जो उन सेनाओं का मुखिया था, एक अंग्रेज था, उनको मंगल पांडे ने गोलियों से 5-6 गोलियों से उनको लहास कर दिया और जो सैनिक थे उनको भी मारा मंगल पांडे ने। फिर मंगल पांडे को क्या किया, मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिए वहां के सैनिक जो थे। अब वहां के सैनिक गिरफ्तार कर लिए। जब गिरफ्तार कर लिए तो इनको 10 अप्रैल को 1857 में ही इनको फांसी दे दी गई। शुरू कब हुआ था ये, शुरू कब हुआ था युद्ध, मार्च 1857 में शुरू हुआ था, लेकिन 10 अप्रैल को इनको फांसी दे दी गई मंगल पांडे को। अब बताइए हमारे सैनिकों को फांसी हुई। फिर और विद्रोह बढ़ा भैया, जब एक को फांसी हो गई तो फिर और विद्रोह बढ़ा। फिर विद्रोह बढ़ते बढ़ते पटना, यूपी, बिहार, यहाँ सब दिल्ली तक पहुंच गया धीरे धीरे और प्रसारित होने लगा। जब प्रसारित होने लगा युद्ध, तो फिर नेताओं जो वहां के शासक थे सभी वर्गों में और आक्रोश बढ़ा कि हमारे साथ तो गलत कर रहे हैं। फिर आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि इसका प्रसार कहाँ कहाँ था। यहाँ इसका ज्यादा प्रसार उत्तर भारत में इसका ज्यादा प्रसार देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा यदि देखा जाता है तो अवध में सबसे ज्यादा इसका देखा जाता है। अवध और पटना में, बिहार में, मतलब मुख्य रूप से बिहार में इसका सबसे ज्यादा देखा जाता है, प्रसार देखा जाता है। और वहीं के सबसे ज्यादा सैनिक थे। 1.5 लाख सैनिकों में कम से कम 75,000 सैनिक वहीं से थे। वहां कहां से थे, बिहार से थे, जब लड़ाई लड़ने के लिए, ठीक है। और दक्षिण भारत में भी सोनापुर साइड यहाँ भी दक्षिण भारत में भी थे, नेताओं थे। अब फिर जैसे देखते प्रमुख नेता कौन थे। नेता प्रमुख थे हमारे बहादुर शाह जफर, बख्त खा, ये सब कौन थे, ये सब शासक थे और इन्होंने लड़ाइयां लड़ी, ये प्रमुख नेता थे। अब लखनऊ से कौन थे, बेगम हजरत महल थी। कौन थी, बेगम हजरत महल थी। ये भी मुसलमान, झांसी की रानी हिंदू, नाना साहेब सिख। अब बताइए, देखिए ये सभी आपस में एक होके अंग्रेजों के साथ लड़े ना, लेकिन आज क्या हो जाता है, कहीं हिंदू के नाम पे, कहीं मुस्लिम के नाम पे, कहीं किसी के नाम पे, कहीं जात के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे, इसी के नाम पे आपस में लड़ाते रहते हैं। इसी आपस में लड़ाने के मुख्य कारण क्या है, इनका वोट बैंक। जिस दिन इनका वोट बैंक समाप्त हो जाता है, जिस दिन इनका चुनाव हो जाता है, तो आपसे कोई मतलब नहीं, आप लात मार देते हैं आज के नेता जो ऐसे हैं। लेकिन पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। पहले क्या थे, सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी थे, सभी ने एक साथ लड़ाइयां लड़ी और अंग्रेजों को दूर भगाने का काम किया। लेकिन आप सोचते होंगे कि इतना ये सब होने के बावजूद, इतना सब 1857 की क्रांति के होने के बावजूद तब भी सफलता क्यों नहीं मिली, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। इसका कारण मैं बता दूं, असफलता के कारण क्या है। असफलता के कारण क्या है, देखिए असफलता के कारण क्या थे कि जो बुद्धिजीवी लोग थे तो वो क्या है कि थोड़ा डरते थे। क्या डरते थे, ये सोचते थे कि कहीं हमको पकड़ लिया तो हमारे जो पीछे जनता है उसका क्या होगा। एक तो वो अच्छा नेतृत्व नहीं कर रहे थे। दूसरा क्या है कि जैसे बहादुर शाह जफर क्या थे, ये थोड़ा बूढ़े हो गए थे, ये सही डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। जितना भी पूरे भारत में विद्रोह चला था, सबसे प्रमुख नेता माने जाते हैं तो बहादुर शाह जफर माने जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि एक सयाने थे, ज्यादा डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। और तीसरा कारण क्या होगा, अब तीसरा कारण क्या है कि अंग्रेजों ने जब युद्ध शुरू हो गया, जब ऐसा अंग्रेजों को लगा कि ये तो हमको सब अब मार रहे हैं, तो जब युद्ध शुरू हो गया तो इन्होंने जैसे कि तार, टेलीफोन, बिजली, रेल लाइन उस टाइम पे सब बंद कर दिए थे, ताकि वहां के भारतीय सैनिक चढ़ के या कि सूचना का अभाव हुआ, इसलिए भी हम लोग हार गए। और एक चौथा कारण और बता दूं, चौथा कारण क्या था,
जो सिंधिया समाज है, सिंधिया समाज पहले जब अंग्रेजों के काल में इन्होंने अधिकांशतः लोग वो ब्रिटिशों का सहयोग किए थे। और एक कारण ये भी था कि जैसे यहाँ के शासक वर्ग भी जो कुछ ऐसे कुछ शासक थे जो उनका सहयोग करते थे, भले भारत में थे लेकिन उनका सहयोग करते थे। आज भी देखते हैं 100% कोई नेता कहाँ सच बोलता है, आपस में रहेगा लेकिन आपस की ही बुराइयां बताता रहता है। ये सब कारण हो जाते हैं हमारे असफलता के कारण। लेकिन भले असफल युद्ध रहा दोस्तों, लेकिन इन्होंने बहुत कुछ सिखा दिया, अंग्रेजों को बहुत कुछ सिखा दिया। अंग्रेजों की नीति फिर बदल गई। 1861 से नियम कानून बनने लगे, यहाँ की अदालत नियम कानून सब बनने लगे। 1860-61 में आईपीसी सीआरपीसी का निर्माण होने लगा, लॉर्ड मैकाले ने करने लगा। अब देखिए फिर ऐसे और 65 में बना नियम, फिर 70 में बना, फिर ऐसे नियम बनाते गए, फिर इनकी ज्यादा भागीदारी देने लगे। उनको लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, इनको थोड़ा सहयोग करना चाहिए। और एक कारण अंग्रेजों ने यह भी लिखा है स्पष्ट रूप से किताब में कि यदि हम इनके धार्मिक हस्तक्षेप न करते तो ये इतना बड़ा युद्ध बिल्कुल न होता। अब फिर देखते हैं जैसे झांसी की रानी भाई एक लड़की, बताइए उन्होंने अपने राज्य के लिए इतना लड़ाई लड़ा। आज तो एक लड़की अपने एक अधिकार के लिए नहीं बोल पाती है, लेकिन उसको कपड़े पहनने के लिए छोटे छोटे बोल दो तो वो तो पार्लियामेंट में लड़ पड़ेगी। लेकिन अपने अधिकार के लिए, जो शिक्षा के लिए, जो शिक्षा रोजगार के लिए, इसके लिए आवाज नहीं उठा पाती आजकल लड़कियां। और कानपुर से कौन थे? नाना साहब थे। ठीक है, तो दोस्तों ये बड़ी मेहनत से वीडियो बनाया हूं मैं, इसको आप हमको कमेंट में जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। और एक कंपटीशन में आता ही आता है, आपके 10वीं से लेके 12वीं से इसको निबंध में लिख सकते हैं। ये आपकी क्रांति से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक तरीके से पूछे जाते हैं। इसको हमको कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।